तो आज हम लोग देखेंगे यूजफुलनेस ऑफ पब्लिक सेक्टर। वही जस्ट प्रीवियस क्लास को हम लोग फॉलो करेंगे। और पब्लिक सेक्टर का यूजफुलनेस क्या था? फर्स्ट, इंप्रूविंग सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर को इंप्रूव करना। पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव ही यही था कि वो सोशल वेलफेयर को इंप्रूव करे। सोशल वेलफेयर के अंदर मींस क्या क्या चीजें, लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज सच एज, कौन कौन सी भाई? लाइक हॉस्पिटल्स, रोड्स। ये रोड्स वगैरह किसके अंडर बनते हैं? गवर्नमेंट के अंदर ही तो बनते हैं। गवर्नमेंट ही तो बनवाती है। हाईवेज, जो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, हाईवेज, स्कूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन वगैरह कौन करती है? ये सारी चीजें हो गई किसके लिए? टू इंप्रूव वेलफेयर ऑफ द नेशन। तो ये बात हम बोल सकते हैं कि भाई हम हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को इंप्रूव कर रहे हैं जिससे हम अपने देश की वेलफेयर को इंप्रूव कर सकें। और इसके लिए पब्लिक सेक्टर बहुत जरूरी है। पब्लिक अंडरटेकिंग जो होती हैं, पब्लिक सेक्टर की जो फर्म्स होती हैं, वो इन सब सेक्टर्स में काम, इन सब इंडस्ट्रीज में काम करती हैं। लाइक चीप रेट पे फूड प्रोवाइड करना, हेल्थ चीप रेट पे प्रोवाइड करना, एजुकेशन फैसिलिटीज चीप रेट पे प्रोवाइड करना। ये सारी की सारी चीजें पब्लिक एंटिटीज, पब्लिक अंडरटेकिंग्स करती हैं। दूसरा, फर्स्ट ये हो गया। दूसरा, रिड्यूसिंग इनकम इक्वालिटी। इनकम इक्वालिटी, इनइक्वालिटी को वो रिड्यूस करती है। देखो, जो भी प्रॉफिट कमाती हैं फर्म, जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग जो प्रॉफिट कमाती है, इनको वो सोशल वेलफेयर पे खर्च कर देती है, और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स पे। और बहुत छोटा अमाउंट जो है, एंड सर्टेन अमाउंट इज रिजर्व ऑफ प्रॉफिट इज रिजर्व फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। थोड़ा बहुत अमाउंट होता है जो प्रॉफिट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की लगती है, बाकी काफी सारा चीज वो स्पेशल प्रोग्राम, स्पेशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए रखती हैं, ऐसे प्रॉफिट्स को। मतलब जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो प्रॉफिट अर्न करती हैं। और इस तरीके से गवर्नमेंट ने जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने में कुछ हेल्प करी। और जितने भी जो इनकम है, यानी ऐसे जो पुअर सेक्शन है, जो पुअर सोसाइटी है, उनको वेल्थ क्रिएट करने, इनको उनके बीच में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का यूज किया या इस्तेमाल किया, जो भी आप कह सकते हो। तो इस तरह से इनइक्वालिटी को गवर्नमेंट ने कम करने की कोशिश करी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का यूज करके। जैसे गांव वगैरह में जाके अपने गवर्नमेंट ने सेटअप किए, बिजनेस सेटअप किए, तो वहां के लोगों को ही तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और इस तरह से क्या होगा, जो लोग पिछड़े हुए थे या उन लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और इनकम की, और रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंस है, वो दूर हो जाएगा, वो कंप्लीट होगा, है ना। तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट अर्नड बाय देम were spent on special welfare programs।
and certain amount of profit for industrial डेवलपमेंट। और एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? गवर्नमेंट हेल्प द पुअर टू, और इस माध्यम से या इस तरीके से गवर्नमेंट ने जो पुअर पॉपुलेशन थी उनको बेनिफिट अटेन करने में हेल्प किया, मदद करी। पुअर टू अटेन बेनिफिट फ्रॉम देयर रेगुलेशन, और इस तरह से thus promoted equal डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। गवर्नमेंट ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट किया। बहुत थोड़ा सा लिखना है, इतना ही लिखना है इसके अंदर, ज्यादा नहीं लिखना। थर्ड पॉइंट क्या है भाई? थर्ड यूजफुलनेस क्या है पीएसयूज की? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो भी हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस किया उसी से रिलेटेड है ये भाई। जो पब्लिक पीएसयूज हैं वो बैकवर्ड एरिया रीजन में जाके अपने इंडस्ट्रीज को सेटअप करती हैं, और इस तरीके से पब्लिक पीएसयूज एक बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करती हैं। और इस तरह उन्होंने दो चीजों को टैकल किया, दो प्रॉब्लम्स को टैकल किया। जो दो गोल्स थे हमारे, कौन से? एक तो था हमारा जो पॉवर्टी था मेनली, उसको दूर हुआ, और अनएम्प्लॉयमेंट को भी दूर करने की कोशिश करी गई पीएसयूज के थ्रू, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के थ्रू। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट ने भाई यूनिट्स created substantial employment opportunities। opportunities and that's how it addressed twin problem of, दो प्रॉब्लम क्या है? एक तो प्रॉब्लम है पोवर्टी दूर करने की कोशिश करी गई, और दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट। भाई पैसा उनके पास आएगा तो पोवर्टी अपने आप दूर होगी, धीरे 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 उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, और वो पोवर्टी से बाहर निकल आएंगे। उनके पास रोजगार होगा, उनके पास पैसा होगा, तो बेसिक नेसेसिटीज की चीजों को पूरा कर पाएंगे। तो दोनों ही चीजें अपने आप धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। ये हो गया फोर्थ, क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बना दिया। देखो इनिशियली हमारा देश बहुत गरीब था, तो जो प्राइवेट सेक्टर था वो इन्फ्लुएंस नहीं था कि इंडिया में आके काम करे, क्योंकि उसको इंसेंटिव नजर नहीं आ रहा, प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा।
बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं हो रखा था, जैसे रोड, रेलवेज, हाईवेज, यही सब नहीं बने हुए थे, तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज ही इंप्रूव नहीं हो रखी थी। तो प्राइवेट सेक्टर को नुकसान ही नुकसान नजर आ रहा था कि यहाँ तो कुछ डेवलप ही नहीं हो रखा, हम आ भी जाएं तो भैया हम दूर दराज देश के कोने कोने में अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे कैसे? मान लो हम आ भी जाएं, इंडिया में काम भी शुरू कर दें जी, प्रोडक्शन भी शुरू कर देंगे, सामान बेचेंगे कैसे? इन्होंने कुछ बता तो रखा नहीं है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं है, छोटी मोटी चीजें नहीं है। तो इसके लिए पब्लिक सेक्टर को आगे आना पड़ा और एक इंडस्ट्रियल बेस, फाउंडेशन तैयार करके देना पड़ा। और इस तरह से इंडस्ट्रियल बेस, इंडस्ट्रियल सॉरी इन्होंने, पब्लिक सेक्टर यूनिट ने एक तरह से ब्रिज का काम किया और उस ब्रिज पे चढ़कर प्राइवेट सेक्टर फिर इंडिया में आया। समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो गैप था उसको दूर किया किसने? पब्लिक सेक्टर यूनिट ने। चलो, तो इन सभी बातों को लिख लेते हैं। पब्लिक सेक्टर ने और कहां काम किया? पब्लिक सेक्टर ने डिफेंस में काम किया, आयरन एंड स्टील में काम किया, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो थे इंजीनियरिंग उसमें काम किया, इलेक्ट्रिकल एंड पेट्रोलियम सेक्टर में काम किया। यहां प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर रहा था, यहां किसने काम किया? यहां काम किया पब्लिक सेक्टर यूनिट ने। और वही सेम चीज कि हमें जब भी इंडिया में बिजनेस सेटअप करना है या इंडिया में इस तरह से बेसिक डेवलपमेंट करने हैं या इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। और जब ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है तो प्राइवेट सेक्टर को उस हिसाब से अपना प्रॉफिट नजर नहीं आया। लेकिन जब इन्होंने ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सारे डेवलप कर दिए, वो जो गैप था डिमांड सप्लाई का, ठीक है, स्ट्रक्चरल गैप था, यानी वो रोड हाईवे से ये जो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड जो भी गैप्स थे, प्रॉब्लम्स थी, जब पब्लिक सेक्टर यूनिट ने या गवर्नमेंट ने दूर कर दिए तो प्राइवेट सेक्टर आराम से आ गया इंडिया में, कहेगा भैया अब तो यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, चीजें इंप्रूव हो चुकी हैं, लोग अब डिमांड करने लग गए हैं, लोगों के हाथ में पैसा आ गया है क्योंकि इंप्लॉयमेंट मिला। हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा ना कि लोगों के पास अब पैसा भी है क्योंकि उनको इंप्लॉयमेंट मिला पब्लिक सेक्टर यूनिट की मदद से, कम पीएसयूज की मदद से। ये सारी बातें हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इन्हीं को हम 2 से 3 पॉइंट में छोटा छोटा करके लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे कि पब्लिक सेक्टर ने कैसे हेल्प करी, ब्रिज का काम कैसे किया। पब्लिक सेक्टर या पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, असिस्टेड का मतलब हेल्प करना, हेल्प करी टू ब्रिज द स्ट्रक्चरल गैप between demand and supply, and created strong industrial base। इंडिया, पहला पॉइंट लिख लिया। दूसरा कि उन्होंने जो इंजीनियरिंग और डिफेंस और आयरन स्टील में जो काम किया उसके बारे में लिख लेते हैं। ये भी तो बेसिक नेसेसिटीज में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में काम आती है, इसके बिना इंडस्ट्रीज ही नहीं है देश में। आयरन वगैरह, आयरन और इन सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं है, इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो क्या होगा देश में? कुछ भी नहीं होगा। तो इनकी मदद से अचीव ट्रेमेंडस, यानी बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े उस लेवल पे, ट्रेमेंडस ग्रोथ इन डिफेंस इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंजीनियरिंग, जी खा गया मैं,
इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल, पेट्रोलियम लिख लेते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यहां पीएसयूज ने काम किया है। थर्ड, रिक्वायर्ड ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड इनकर्ड नो प्रॉफिट। तो पीओसीएस ने बहुत बड़ी लेवल पे इन्वेस्टमेंट करी, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, पर प्रॉफिट नहीं कमाया। इनफैक्ट बहुत सारे पीएसयूज तो लॉस में थे इन द शॉर्ट पीरियड। क्या प्राइवेट सेक्टर ऐसे काम करता है? यहां पे बिल्कुल नहीं करता। और प्राइवेट सेक्टर जो था अनविलिंग टू टेक पार्ट इन दीज फील्ड्स ऑफ प्रोडक्शन एज द प्राइवेट सेक्टर was unwilling to take part in these fields. चलो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाला जो पॉइंट है इसका हम एक अलग पॉइंट भी बना सकते हैं। इसके अंदर लिखना चाहो तो इसके अंदर भी लिख सकते हो, और इसके लिए आप एक और पॉइंट बना सकते हो। क्या है वो? लॉन्ग रन जेस्टिशन प्रोजेक्ट्स, यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको लॉन्ग रन के बेसिस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और शॉर्ट रन में कोई भी आपको प्रॉफिट वगैरह नहीं मिल सकता था। तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन है, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी, जो कि पीएसयू ने ही करी, क्योंकि यहाँ पे आपको शॉर्ट रन में प्रॉफिट नहीं था, और यहाँ पे हमारा जो प्राइवेट सेक्टर था वाज अनविलिंग टू टेक अ पार्ट इन दीज फील्ड। चलो, सेम एक्सप्लेनेशन है, सेम चीज है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये हमारा कंप्लीट हो गया कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की यूजफुलनेस क्या थी, पब्लिक सेक्टर का यूजफुलनेस क्या था। अब हम बात करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। बड़े आराम से समझेंगे इसको ब्रीफ में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये होती है जहां पे गवर्नमेंट कहती है कि आपको एक सर्टेन लेवल तक, यानी एक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड है ऑन द एसेट्स ऑफ द यूनिट। उससे ज्यादा यानी उससे ऊपर अगर आप चले गए तो फिर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं हो, फिर आप लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आ गए। गवर्नमेंट इसलिए ऐसा करती है क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है, गवर्नमेंट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि ये छोटे लेवल पे जो लोग काम करते हैं या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इनिशिएट करते हैं, डेवलप इस्टेब्लिश करते हैं इंडिया में, ये ज्यादातर जो लेबर बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, मींस यहाँ पे मजदूरी वगैरह लोगों को मिलती है, एम्प्लॉयमेंट यानी लेबर, लेबर के थ्रू, यानी यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनों, इनके पास पैसा तो होता नहीं है, तो बड़ी बड़ी मशीनों और इसके थ्रू काम नहीं होता, लेबर के थ्रू काम होता है। तो गवर्नमेंट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो जो जनरेट हो सकता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ज्यादा जनरेट हो सकता है। इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने थोड़ा प्रोटेक्ट किया, कुछ बेनिफिट्स दिए, कुछ प्रोटेक्शन दी। अब वो सारी बेनिफिट्स प्रोडक्शन को हम देखते हैं, तो पहले हम ये समझेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती क्या है। तो हम लिख लेते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है भाई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिफाइंड विथ
रेफरेंस टू दी, इसको जो की पॉइंट है उसको हम थोड़ा बोल्ड पेन से लिख लेते हैं, बोल्ड पेन, मैक्सिमम, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट allowed on the assets of a यूनिट, जब कितनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अगर आपकी इन टोटल असेट्स पे इन्वेस्टमेंट इस सर्टेन अमाउंट से ज्यादा है तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं हो, इससे कम या इसके बराबर है तो भैया आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो। तो क्या है भाई, और ये स्मॉल इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन है, यानी जो ये मैक्सिमम लिमिट है ना बच्चे, ये प्लान दर प्लान चेंज होती रहती है, यानी डिफरेंट गवर्नमेंट आती है, डिफरेंट स्टडीज होती हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। डेफिनेशन से मेरा मतलब मैक्सिमम लिमिट है, मैंने डेफिनेशन बोल दिया होगा, पर हम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। देखो पुराने जमाने में, यानी जब हमने 1990 की बात करें, 1947 की बात करें, 50 की बात करें, तो वहां पे हमारे देश के पास पैसा ही नहीं था। तो 5 लाख रुपए से भी अगर कोई बिजनेस शुरू हो रहा है तो भैया वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई। जो कि बात धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा देश डेवलप हुआ, वैसे वैसे हमारी भाई देखो कैश की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो 5 लाख की जो पहले हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोली, अब 50 लाख तक को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे बढ़ती रही, पहले 5 लाख हुई, 10 लाख हुई, फिर 50 लाख हुई, 50 लाख से फिर 1 करोड़ हुई, जो अब हम कह रहे हैं 10 करोड़ भी हो गई, 10 करोड़ भी हमारी हो चुकी है। 10 करोड़ आज के डेट में हम कहते हैं अगर किसी की इन्वेस्टमेंट टोटल असेट्स के ऊपर 10 करोड़ के है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। क्योंकि हर साल या हर बार प्लानिंग होती है, तो हमारी रिक्वायरमेंट जो होती है एसेट्स को एक्वायर करने की, उनकी कॉस्ट बढ़ती रहती है, तो कॉस्ट बढ़ती रहती है तो भाई लिमिट भी बढ़ जाएगी। तो जब मैंने नोट्स बनाए हैं तब तो मैंने 5 करोड़ लिखा है, लेकिन आपकी बुक में भी 5 करोड़ है, लेकिन आप अगर बुक में आप 10 करोड़ भी लिख के आते हो, 10 करोड़ भी ठीक है। ओके, तो नोट्स में हमारे 5 करोड़ है, पर आज की डेट में जो गवर्नमेंट ने जो लिमिट बना दी है वो 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, यानी एसेट वेसेट में आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है 10 करोड़। साथ में गवर्नमेंट ने एक और इसके साथ कंडीशन जोड़ दी है कि जो आपका टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो अब आज की बात हो गई। तो अगर आप अपने क्वेश्चन में डालना चाहते हो तो अपने क्वेश्चन में आप बिल्कुल डालो इस चीज को, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पुराना, जब हमने 1990 उसमें और 1950 के बीच की बात कहानी पढ़ रहे हैं, 50 से 90 के बीच की कहानी पढ़ रहे हैं हम। तो आज की बात तो लिखोगे नहीं, लेकिन हाँ अगर आप रेफरेंस देना चाहते हो कि अर्लियर 1950 से 1990 के बीच में जो हमारी मैक्सिमम लिमिट थी वो 5 करोड़ थी, जो आज यानी टुडे बढ़ा के इंक्रीज करके बढ़ा के 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी। साथ के साथ टर्नओवर जो है शुड नॉट एक्सीड, मस्ट, मस्ट की जगह शैल आएगा, शैल नॉट एक्सीड ₹50 करोड़। 50 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ओ टर्नओवर नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन लगा दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा आज की डेट में। चलो दोनों बातें मैंने बता दी, जैसे भी आप एक्सप्लेन करना चाहे अपने आंसर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हमने इसका जो फीचर है, इसका जो मेन फीचर है, ये मैंने आपको बताया था कि ये लेबर इंटेंसिव यूनिट्स होती हैं। तो SSI यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव and thus generate more
एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट ने ऐसा समझा और इसीलिए गवर्नमेंट ने इनको बेनिफिट्स दिए। क्या बेनिफिट्स दिए? गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप, और ये देखो क्योंकि ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के थ्रू हम जो इक्वालिटी वाला पॉइंट है उसको अचीव कर सकते हैं। तो इट प्रमोट्स, small scale industry promotes equality in different section of society as it generates employment per unit of investment। जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली भैया ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो इसको बहुत ही शॉर्ट में लिख सकते हैं कि जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट, इसी को यहां पे समझते हैं thus it promotes equality across different sections of society। लो भाई, पॉइंट से पॉइंट निकाल लिया हमने, बस यही कला सीखनी है कि एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया और उसी से दूसरा पॉइंट भी निकाल लिया। तो पहली फीचर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तीन बातें हमने लिख ली। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से कंपीट नहीं कर सकती हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसी यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जिनका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ऊपर है, कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स थे जो गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव कर दिए कि वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही डेवलप करेंगी या मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करेंगी, है ना। तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज cannot compete with large industrial units। Hence ये हमारा की पॉइंट है, ध्यान समझना। प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स या आर ले लो, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स आर रिजर्व्ड फॉर SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। चलो भाई, इतना ही समझना है SSI के बारे में, ज्यादा हम नहीं डिटेल में जाएंगे, बहुत है सिंपल हमारे लिए। आगे चलते हैं। आगे हम लोग करने वाले हैं गवर्नमेंट की ट्रेड पॉलिसी। उस दौरान गवर्नमेंट की या इंडिया की, नॉट गवर्नमेंट, इंडिया कह लेते हैं, इंडिया की ट्रेड पॉलिसी, जिसको हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी भी कहते हैं। इसके अंदर क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक प्लानर्स थे, जो इंडियन प्लानर्स थे, इन्होंने ये कहा कि देखो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि हम जो भी प्रोडक्ट्स बाहर से मंगाते हैं, खासकर फूड ग्रेन वगैरह या और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो हम बाहर से मंगाते हैं, इसको अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करें, इसको अपनी कंट्री में ही मैन्युफैक्चर करें। अगर बना रहे हैं तो प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे देश में ही अगर हम चीजों को बनाएंगे तो पहली बात तो क्या होगा, वो तो सस्ते रेट पे बनेगी, हमारे देश में लोगों को सस्ते में मिलेगी। इसका एक और मेजर इंपैक्ट पड़ेगा कि भाई हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो भाई इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो भाई क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा लोगों का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा लोगों का तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई और बढ़ाई जाएगी। तो ये साइकिल हमारी बनती रहेगी और चलती रहेगी। इसी बेसिस पे गवर्नमेंट ने सोच के कहा या प्लानिंग करी कि भाई देखो, हम ना जितनी भी चीजें बाहर से मंगा रहे हैं उनको अपने घर में बनाएंगे, और इस तरह हमारी जीडीपी इंक्रीज करेगी, क्योंकि इट विल जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड गुड्स एंड सर्विसेज विल बी चीपर।
So that's how everyone can afford it. ये सारी चीजें हमने डिसाइड करी और इसीलिए इस पॉलिसी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है और उस पॉलिसी का उसको हम बोलते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ देखना, मींस अब हम कह रहे हैं कि सारी चीजें भैया हम बनाएंगे अपने घर में अगर कुछ भी है। इसका जो पर्पस था, इसका पर्पस था टू डिस्करेज। डिस्करेज का मतलब होता है हताश कर देना या निराश कर देना। डिस्करेज द इंपोर्ट्स, बाहर से सामान ना मंगाया जाए, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which can be produced domestically, जो घर में बनाई जा सकती हैं, देश के अंदर बनाई जा सकती हैं, उनको हम बाहर से ना मंगाएं। और उसके ऊपर अब कैसे किया जाएगा ये काम, इसको समझो। अब ये काम कैसे किया जाएगा, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटेजी बनाई, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी बनाई। और इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि हम ना टैरिफ टी और क्यू, टैरिफ्स को यानी टैक्सेस को हम इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर लगाएंगे हाई रेट पे, और तो और हम साथ में कुछ कोटास भी लगा देंगे। कोटा का मतलब जो इंपोर्टेड गुड्स हैं उनके ऊपर हम एक लिमिट लगा देंगे कि इस लिमिट से ज्यादा आप पैसा, सॉरी गुड्स को आप बाहर से या सर्विसेज को आप बाहर से एक्वायर नहीं कर सकते। और इसका एम ये भी था, इस पॉलिसी का एम ये भी था कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे वो रेडी नहीं थे या तैयार नहीं थे कि वो इंटरनेशनल कंपटीशन को फेस कर पाए, है ना। तो देयर वर टू मोटिव्स। पहला मोटिव तो हमने समझ लिया कि हम अपने देश में प्रोडक्शन को बढ़ाएं और जो डिपेंडेंसी है दूसरे नेशंस पे वो खत्म की जाए। पहला तो मोटिव ये था कि डिपेंडेंसी को खत्म करना है। दूसरा मोटिव क्या था कि अपने जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो मोटिव लिख लेते हैं, मोटिव क्या क्या थे। तो पहला मोटिव टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फॉरेन फॉरेन कंपिटिटर्स या कंपटीशंस, कुछ भी लिख लो। और दूसरा मोटिव क्या था कि डिक्रीज द डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज। ये काम करना है हमने, ये दो मोटिव थे हमारे, ठीक है। और ये हमने कैसे किया, हमने किया एंड दिस was achieved by पहला by imposing tariffs और दूसरा by imposing tariffs and quotas on imported goods। ये पूरा सेंटेंस बन गया मेरा कि दिस वॉज अचीव्ड बाय इंपोर्टिंग बाय imposing
टैरिफ्स कॉमा एंड कोटास ऑन इंपोर्टेड गुड्स। भाई टैरिफ्स क्या होते हैं? तो टैरिफ्स को देख लेते हैं, इसलिए मैंने यहां पे ये खाली जगह छोड़ी हुई है। ये टैरिफ्स होते हैं हमारे, मैं ग्रीन पेंसिल लेता हूं। टैरिफ्स आर टैक्सेस, टैक्सेस लेविड, लेविड का मतलब होता है लगाया जाना या लगा दिया, लगाया गया, ऑन इंपोर्टेड गुड्स। कोटा क्या होता है भाई? कोटा होता है आर स्पेसिफाइड क्वांटिटी। आपने क्वांटिटी के ऊपर लिमिट लगा दी भाई, क्वांटिटी विच कैन बी इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। आपने दो बातें कर दी जी, ठीक है, आपने इस तरह से लिमिट सेट कर दी। तो हमने ये कोटा के बारे में पढ़ लिया, हमने ये टैरिफ्स के बारे में पढ़ लिया, और ये थी हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। मोटिव हमने बता दिया, पॉलिसी में क्या था वो बता दिया, किस तरीके से अचीव किया ये भी हमने बता दिया। अब लास्ट हमारा जो टॉपिक है, हम देखेंगे अचीवमेंट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इसके हम कुछ फेलियर्स देखेंगे जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों।